गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी। चलिए भाई आज ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग भाई। तो आज हमें स्टार्ट करना है अपना नया चैप्टर डिस्कस करना, ठीक है। तो अभी हमने पिछली क्लासेस में वोकैब की प्रैक्टिस की है, फिर से आगे कभी नंबर आता रहेगा वोकैब का बीच बीच में। तो अभी हमें फिलहाल में अपना एक ग्रामर का चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी शुरुआत करनी है। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं चाहता हूं एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लें, 2-4-5 मिनट में ही अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग भाई। देखिए जो हमारा चैप्टर है आज हमें जो स्टार्ट करना है ये है वर्ब्स। क्या हुआ भाई? चलिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज जो हमें अपना चैप्टर स्टार्ट करना है बच्चों, ये है वर्ब्स। वर्ब ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको ना बताऊं तो आप नहीं जान पाओगे कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबको ही पता है आपको इंग्लिश सीखनी है, समझनी है। वट एवर द पर्पज यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर, कुछ भी हो, किसी भी पर्पज से आप इंग्लिश सीखना समझना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो वर्ब चैप्टर है ना, वो एक तरीके से ऐसा चैप्टर है कि जिसको छोड़कर कोई इंग्लिश सीख नहीं सकता, ठीक है। और आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो लगभग हर जगह आपको वर्ब चैप्टर के रेफरेंसेस भी मिलेंगे, ठीक है। आप कोई भी दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको फिर आपको वर्ब से रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। वर्ब के रेफरेंसेस हर एक चैप्टर में आते ही आते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरुआत हम इससे ही करने जा रहे हैं। एक दो बेसिक पॉइंट्स हैं, हालांकि बेसिक्स में हमने डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन फिर भी 2-4-5 मिनट हमें लगेंगे। मैं चाहता हूं एक बार उनको हम क्विकली 2-4 मिनट में ही रिवाइज कर लें, ज्यादा समय ना लगाएं, फिर क्वेश्चंस पर आ जाएं, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ बातें लिखता हूं जो आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो बस हम रिवीजन के लिए लिख रहे हैं। इट एक्सप्रेसेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। वर्ब्स इंग्लिश में वो वर्ड होते हैं जो किसी बीइंग, डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब बीइंग, डूइंग, हैपनिंग से मतलब क्या होता है हमें पता ही होगा। बीइंग का मतलब है स्टेट, डूइंग और हैपनिंग से मतलब है एक्शन। तो जैसा कि सबको पता है कि जो वर्ब्स हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी की स्टेट बताने के लिए यूज होते हैं और साथ ही साथ किसी के द्वारा या किसी के साथ हो रहे किसी एक्टिविटी को रेफर करने के लिए यूज होते हैं। तो वर्ब्स बेसिकली एक्शन और स्टेट को रेफर करती हैं, ठीक है। अगर हम फंक्शन वाइज कैटेगराइज करें वर्ब्स को, तो एक तो होती है बीइंग वर्ब्स, जिनके थ्रू हम ये बताते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। जैसे मैं लिख दूं आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे एम वर्ब है और वो एम वर्ब मेरी स्टेट को बता रही है, ठीक है। दूसरा वर्ब्स होते हैं डूइंग और हैपनिंग। डूइंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई डूअर होता है जो उस काम को परफॉर्म करता है, मतलब परफॉर्मर होता है जो उस काम को करता है। तो ऐसे वर्ब्स डूइंग होती हैं। जैसे किल है, किल एक डूइंग वर्ब है, उसमें कोई ना कोई डूअर होता है जिसे हम किलर कहते हैं, किलर। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें कोई डूअर नहीं होता, वो हैपनिंग होती हैं, ठीक है। जैसे रेन है, रेन में कोई डूअर नहीं है जो बारिश करवा रहा है, वो अपने आप हो रही है, तो वो हैपनिंग है। तो जो हैपनिंग और डूइंग वर्ब्स होती है वो एक्टिविटीज को रेफर करती हैं, उन्हें कहते हैं वर्ब्स ऑफ एक्शन। जो बीइंग वर्ब्स होती हैं वो कोई कैसा है कैसा नहीं है ये बताती हैं, एक्टिविटी को रेफर नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ स्टेट। तो ये तो हो गई वर्ब्स की डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके अलावा वर्ब्स के कुछ फीचर्स होते हैं जो हमने बेसिक्स में पढ़े हैं, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, बता देना। जैसे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वर्ब्स, तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स में अगर हम देखें तो वर्ब्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स,
एंड लेक्सिकल वर्ब्स। ठीक है, उसके बाद में फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, लिंकिंग एंड एक्शन वर्ब्स। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो जैसे हम वर्ब्स को ना जनरली इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, वर्ब्स के हमें फीचर सीखने होते हैं, उनके फंक्शन हमें सीखने समझने होते हैं, तो हम वर्ब्स को इस तरीके से कुछ कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेक्सिकल वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, क्या ये हमें क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताएंगे। फंडामेंटल्स में आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल्स के जो वीओडी लेक्चर्स हैं, और ये तो बेसिक बातें आपको पहले से भी पता होंगी। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो टर्म्स हमने लिखे हैं, रिवीजन के लिए लिखे हैं, ठीक है, कि भाई ऑक्सिलरी लेक्सिकल वर्ब्स, तो क्या आपको पता है कि ऑक्सिलरी लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती हैं? बताना है। ठीक है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कैसी वर्ब्स फाइनाइट होती है, कैसी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, आपको पता है तो बताना है। ठीक है, नहीं पता है तो अपना पूछ सकते हो। लिंकिंग एंड एक्शन वर्ब्स, क्या डिफरेंस होता है लिंकिंग और एक्शन वर्ब्स, पता है। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, क्या डिफरेंस होता है, पता है। तो ये आपको जल्दी से बताना है। क्या ये जो मैंने सामने आपके डिफरेंसेस लिखे हैं वर्ब्स के, ये आपको क्लियर है? बेसिक्स में पढ़ा रखे हैं, और ये तो आपने वैसे भी कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, हमेशा बहुत बेसिक बातें। इनमें किसी को नहीं पता है तो वो पूछ सकते हो जल्दी से। सबको पता है? ओके कमेंट कर देंगे अगर सब पता है। अगर आपको ये सारे जो डिफरेंसेस यहाँ पे वर्ब्स के लिखे हैं आपको पता है, तो फिर ओके कमेंट कर दो भाई, ठीक है हमें तो पता ही है। अब चलो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स दो तरीके की होती हैं, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स और एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स 3 होती हैं, बी, डू और हैव। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैज, हैव, हैड। ठीक है, और ये डू, डज, डिड, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। उनका हम यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ में उसका टेंस बनाने के लिए। मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड टू, यूज, नीड, यूज टू, डेयर वगैरह, वो होती हैं। उनका यूज हम करते हैं स्पीकर के इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये दो हो गए फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स का मतलब होता है मेन वर्ब्स, जिनका हम यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स कही जाती हैं। जिन वर्ब्स का यूज हम सेंटेंस में मेन वर्ब्स के तरीके से नहीं करते हैं, एडजेक्टिव्स या नाउन्स के तरीके से करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आएंगे लिंकिंग एंड एक्शन वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स जिनके बाद में हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, मतलब अगर कभी किसी वर्ब के बाद में कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जो उस वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर या डिस्क्राइब करता हो, तो हम उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब्स के बाद लिखे जाते हैं। बी, बिकम, गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, ये सब लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और जो लिंकिंग वर्ब्स नहीं होती उनको हम एक्शन वर्ब्स मान लेते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी होती है, मतलब ये जो स्टेटिव वर्ब्स है ना, उन्हीं की सब कैटेगरी जो होती है वो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारी लिंकिंग वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, लेकिन सारी स्टेटिव वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स नहीं होती हैं, ध्यान देना। तो सारी लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो स्टेटिव वर्ब्स ही होती हैं, मतलब लिंकिंग वर्ब्स सब स्टेटिव वर्ब्स की एक सब कैटेगरी है। उसके बाद आएगा ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब्स।
ऐसी वर्ब्स जिनके साथ में ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं या लिखे जा सकते हैं वो ट्रांसिटिव होती हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब व्हाट और हुम का रिप्लाई। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जाता है वो इंट्रांसिटिव है। ठीक, जितनी भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो सारी इंट्रांसिटिव होती हैं क्योंकि उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। उसके बाद जितनी भी हैपनिंग वर्ब्स होती हैं वो सारी इंट्रांसिटिव होती हैं। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान देनी है कि सारी हैपनिंग वर्ब्स और सारी लिंकिंग वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती हैं। वाइस वर्सा सही नहीं है, सारी इंट्रांसिटिव वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स या हैपनिंग वर्ब्स नहीं होती हैं। डूइंग वर्ब्स भी इंट्रांसिटिव हो सकती हैं, स्टेटिव वर्ब्स भी इंट्रांसिटिव हो सकती हैं, लेकिन जो वर्ब लिंकिंग होगी, जो वर्ब हैपनिंग होगी वो इंट्रांसिटिव ही होगी। तो ये बात ध्यान रखनी है। ट्रांसिटिव वर्ब्स जो होती हैं उनमें ऐसी वर्ब्स जिनके साथ में कोई एक ही ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, चाहे व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई, उन्हें हम कहते हैं मोनोट्रांसिटिव वर्ब्स। ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब्स जिनके बाद हम व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं डायट्रांसिटिव वर्ब। उनमें से जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो कोई थिंग होती है जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हुम का रिप्लाई कोई पर्सन होता है जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, तो वो होती तो ट्रांसिटिव है, लेकिन चूंकि हमने उनके ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख के यूज कर रहे होते हैं, तो जैसे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, इसी तरीके से कई बार हम ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो ऐसी वर्ब्स जहां पर ऑब्जेक्ट के साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब्स आपकी एक मोनो ट्रांसिटिव हो गई, एक डाई ट्रांसिटिव हो गई, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव हो गई। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको ओरली अभी डिफरेंसेस वर्ब्स के बताए हैं ये हमने ऑलरेडी फंडामेंटल्स वगैरह में पढ़ रखे हैं, ये आपने पहले कभी वैसे भी पढ़ाए ही होंगे, तो ये हमारा एक क्विक रिवीजन हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे काम की चीजों पे आते हैं। ये भी काम की चीजें, ये नहीं पता होंगी तो हम आगे सीख ही नहीं पाएंगे। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड। देखो, वर्ब की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी अगर हम वर्ब्स को कैटेगराइज करें ना बच्चे, तो वर्ब्स की दो कैटेगरीज होती हैं। वर्ब फॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब्स को कैटेगराइज करें तो वर्ब्स की दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती हैं रेगुलर वर्ब्स और एक होती हैं इररेगुलर वर्ब्स। ये जो डिफरेंस है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का, ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स, कि कोई भी वर्ब होती है तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, तो उसके लिए हम क्या तरीका यूज करते हैं, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब्स को कैटेगराइज करें। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर। दीज वर्ब्स फॉर्म देयर सेकंड फॉर्म and third form by adding the or ed। तो ऐसी वर्ब्स जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म उनकी बेस फॉर्म में डी या ईडी को ऐड करके बनाई जाती है उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल्स में बता दूंगा। उसके बाद में these verbs don't follow the above pattern to form their second form and third form। तो ऐसी वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म उनकी बेस फॉर्म में डी या ईडी ऐड करके बनाई जाती है उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। और जो वर्ब्स उस पैटर्न को जो ऊपर लिखा गया है फॉलो करके अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाती हैं, किस तरीके से बनाते हैं बात की बात है,
लेकिन ऊपर वाले तरीके से जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, ठीक है, वो होती है इर्रेगुलर वर्ब्स। तो अगर हम वर्ब को उनकी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें तो वर्ब्स की दो कैटेगरीज हो गई, एक रेगुलर वर्ब्स और एक इर्रेगुलर वर्ब्स। किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपने डीईडी ऐड करा तो सेकंड फॉर्म बन गई, थर्ड फॉर्म बन गई, तो वो वर्ब रेगुलर है, ठीक है। किसी वर्ब में आपने सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई लेकिन इस वाले तरीके से नहीं, किसी और तरीके से बनाई, तो वो इर्रेगुलर वर्ब हो गई। ये बात किस किस को पहले से पता थी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स, ये रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स और ये उनका डिफरेंस किस किस को पहले से पता था? जिनको पता था वो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अब देखो, जैसे हमने एक वर्ब लिखी, रेगुलर वर्ब्स के मैं एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल्स यहां पे लिख देता हूं। रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। तो देखो, जैसे वॉक है, ठीक है, सोक है, लाफ है, इरेज है, बेक है, हायर है, ठीक है, हैश है, अवॉइड है, एस्केप है, बहुत सी है मतलब कुल मिला के। अब ये जो वर्ब्स हमने लिखी हैं, आप देखोगे तो अगर हमें वॉक की सेकंड फॉर्म बनानी है तो हम ईडी ऐड करेंगे, सेकंड फॉर्म भी बन गई, थर्ड फॉर्म बन गई, वॉक्ड। सोक की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है, ईडी ऐड कर दो, सोक्ड। लाफ्ड में ईडी ऐड कर दो, इरेज में डी ऐड कर दो, ये तो पहले से ही है, तो इरेज की सेकंड थर्ड फॉर्म बनानी है, इरेज लिख दो, ठीक है। बेक में डी ऐड कर दो तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन गई, इसमें डी ऐड कर दो सेकंड थर्ड फॉर्म बन गई, इसमें ईडी ऐड कर दो सेकंड थर्ड फॉर्म बन गई, इसमें ईडी ऐड कर दो सेकंड थर्ड फॉर्म बन गई। तो ऐसी वर्ब्स जिनकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म उनमें डी आई डी ऐड करके बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। तो ये कुछ रेगुलर वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके की बाकी वर्ब्स भी होंगी तो आप जान जाओगे, ठीक है। लेकिन सारी वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता। अब कुछ वर्ब्स हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म इस तरीके से नहीं बनती, जैसे गो, ठीक है, ब्रेक, स्विम, लेट, ठीक है, और टेक, मेक, ब्रिंग, सीक, ठीक है, रन, एटसेट्रा। अब यहां पर ये कुछ वर्ब्स जो हमने लिखी हैं, इनको आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा, ठीक है, कि इन वर्ब्स की जो हम सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं वो डी आई डी ऐड करके नहीं बताते। जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट और गॉन और थर्ड फॉर्म गॉन होती है, ब्रेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रोक ब्रोकन होती है, स्विम की सेकंड थर्ड फॉर्म स्वयं स्वम होती है, लेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, मतलब डी डी ऐड नहीं करती, सेकंड फॉर्म ये थर्ड फॉर्म। टेक टुक टेकन होती है, मेक मेड मेड होती है। अब जैसे बेक है तो बेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म बेक्ड है, लेकिन मेक की मेकेड नहीं है, मेक की है मेड मेड। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट है, सीक साउट है,
साउट साउट, रन रैन रन है। तो यहां पे मैं समझना ये है कि हर एक वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो डीईडी ऐड करके नहीं बनाई जाती। जिनकी बनाई जाती है डीईडी ऐड करके वो रेगुलर वर्ब्स हैं, जिनकी नहीं बनाई जाती वो इरेगुलर वर्ब्स हैं। अब होता क्या है कि जो वर्ब फॉर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या होता है कि जो रेगुलर वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो तो हमसे गलत नहीं होते हैं, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स के जो यूजर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, कंपेटिबली इजी होते हैं। हमें पता होता है वॉच वॉच्ड वॉच्ड है, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड है, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड है, तो गलती नहीं होती। ठीक है, कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड है, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड है, तो गलती नहीं होती। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। भाई जैसे हमने सीक वर्ब लिख दी, अब कोई सोचे कि सीक वर्ब के थर्ड फॉर्म सीक्ड है तो वो गलत कर लेगा। अगर उसको नहीं पता सीक के सेकंड और थर्ड फॉर्म साउट है, SOUGHT, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है। तो ये जो रेगुलर वर्ब्स का पैटर्न हमारे दिमाग में बैठा होता है, क्योंकि इंग्लिश में जो ज्यादातर वर्ब्स हैं वो रेगुलर हैं। तो क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट्स उसको ना जनरलाइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को जनरलाइज क्या कर लेते हैं कि वो सोचते हैं किसी भी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म यूज करनी है, मान लो परफेक्ट टेंस बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, तो डीईडी ऐड कर दो। लेकिन वो सब जगह ठीक नहीं है, सारी वर्ब्स तो रेगुलर नहीं है। तो इंग्लिश में जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी वर्ब फॉर्म्स को लेकर अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है और गलतियां हम करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही वर्ब्स जो इरेगुलर होती हैं उनकी वर्ब फॉर्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनका हमारा रिवीजन हो जाएगा। बाकी आपको इरेगुलर वर्ब्स की हम कोशिश करेंगे आपको एक पीडीएफ अवेल करवा दें बैच में, जिससे कि आप उनका अपने आप प्रैक्टिस कर लें और ये याद कर लें। गिनी चुनी है, ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि अराउंड 150 रेगुलर वर्ब्स इंग्लिश में है, तो उनकी हम सेकंड थर्ड फॉर्म याद कर लेंगे तो वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड जो गलतियां होती है वो हमसे नहीं होंगी, क्योंकि वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड गलतियां जो होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स के साथ ही होती हैं। रेगुलर वर्ब्स में तो वो चांस होता ही नहीं है, क्योंकि वो आसान फॉर्म्स होती हैं उनकी। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है? अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई जो मैंने अभी बताई हैं तो जल्दी से ओके कमेंट करो। किसी को कुछ कहना पूछना बोलना बताना है, रोना गाना है तो फिर वो अपना पूछ बता लो, और नहीं तो जल्दी से ओके कमेंट करो सो दैट वी मे प्रोसीड। थर्टी सेकेंड्स का टाइम है कमेंट करने के लिए, जो भी कमेंट करना है वो 30 सेकेंड्स में कर लेना तो ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर है? बढ़िया, अच्छी बात है। तो आ जाओ बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं सीधे। आपके सामने देखो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, क्या करना होगा, मैं एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, बाकी आप सभी समझदार तो हो ही। जैसे ये दो क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन है कॉमन एरर टाइप का, इसमें कोई हमसे मिस्टेक हो गई है वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड। क्या मिस्टेक है, कैसे सही करें, ये आपको बताना है। ठीक है, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें एक ब्लैंक है, उस ब्लैंक को फिल करने के लिए एक वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। मतलब वर्ब हमें ऑप्शन में दे रखी है, अब इस वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करें, फर्स्ट फॉर्म यूज करें, सेकंड फॉर्म यूज करें, थर्ड फॉर्म यूज करें, आईएनजी फॉर्म यूज करें, सिंगुलर फॉर्म यूज करें, वो खुद डिसाइड करना है। सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस के हिसाब से समझिए भाई कौन सी फॉर्म की जरूरत है और वो फॉर्म कौन सी होती है। वर्ब हमें दे रखी है स्लीप, अब इस वर्ब की हमें इसमें फॉर्म यूज करनी है, तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, पहले वो पता करो, फिर इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखो। तो ये काम हमें करना है। तो टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा ही टाइम मिलेगा एक स्लाइड के लिए, 10-20 सेकंड का, उतने में ही आपको जल्दी जल्दी आंसर भी करना है। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन है, द मैन हैड ऑलरेडी स्लाइड द मनी इनटू हिज पॉकेट व्हेन यू अराइव्ड। बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क इन हर चाइल्डहुड शी ऑलवेज डैश विद लाइट्स ऑन। बताओ भाई आंसर। ये दोनों क्वेश्चंस पढ़िए बच्चों, देखो आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है इनमें कोई गड़बड़ हमसे हुई हो जिसको सही करने की जरूरत है तो बताओ। ऐसे करोगे तब तो फिर हो गया, फिर तो तुम सीख चुके हो, मैं सिखा चुका। अगर इतने मंद बुद्धि हो तो फिर सीख नहीं पाओगे। तो जल्दी कमेंट करो, जल्दी से आंसर बताना सबको, जो समझ में आए बता दो, क्या ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा और क्या जाएगा। चलो, अब देखो, एक वर्ब होती है बच्चे स्लाइड। स्लाइड डूइंग और हैपनिंग दोनों होते हैं। स्लाइड का मतलब किसी चीज को स्लाइड कर देना भी होता है, स्लाइड हो जाना भी होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है स्लिड।
और थर्ड फॉर्म भी होती है स्लेड, और ये रेगुलर वर्ब है। तो आप देखोगे कि यहां पर हमने हैड लिख रखा है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो स्लाइड की थर्ड फॉर्म स्लाइड नहीं होती, तो बेस फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्लिड। तो लिखो द मैन हैड ऑलरेडी स्लिड द मनी इनटू हिज पॉकेट। ठीक है, अगले पे जाओ। नेक्स्ट देखो बच्चों, फाइनाइट नॉन फाइनाइट में कंफ्यूजन है, तो घोंचू पहले तब नहीं पूछ पाया, हाँ बदतमीज है हो। तो पहले मैं कह रहा था ना वहां पे पूछ लो, तब तेरे से कमेंट नहीं करा गया, अब बाद में पूछ रहा अगली क्लास में। अब पूछ रहे जब पढ़ाना देखो मैं बार बार समझा चुका हूं, मैं ओरिएंटेशन क्लास में बाकायदा नियम कानून सारे क्लियर कर देता हूं, लेकिन दिक्कत उन बच्चों को होती है जो नियम कानून मानते नहीं है, फिर वो कहते हैं कि मैं सख्त हूं, मैं सीधे मुंह बात नहीं करता। अबे भाई जब पहले बता दिया जाता है किस तरीके से पढ़ना है, क्या तरीका रहेगा, तुम नियम कानून मानोगे नहीं तो फिर तुम्हारे लिए मैं तो सारी चीजें खराब नहीं कर लूंगा। तुम एक नमूने हो तो तुम अकेले परेशान घूमो, बाकी को तो मैं परेशान नहीं करूंगा। जो भी डाउट कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, मैं जब क्लास स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्टिंग में कहता हूँ किसी को कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ रोना गाना है, तुमने पूछ बता लो, तब पूछ लिया करो। अब जब एक बार मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, अब ये बात मतलब बीच में इन बातों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एक बार फ्लो बन गया पढ़ाई का तो फिर पढ़ाई करो। अब जो पूछना है, जो बताना है, वो अगली क्लास में, या जब कहा जाए भाई पूछ लो तब पूछना है। अब पढ़ो। हमने लिखा बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क इन अ चाइल्डहुड शी ऑलवेज डैश विद लाइट्स ऑन। अभी जो स्लीप वर्ब होती है ना बच्चे, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, ये भी रेगुलर है, और स्लेप्ट। ठीक है, तो क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, चाइल्डहुड की बात हो रही है ना, कि जब वो बचपन में थी तब वो डरती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, तो उसके लिए हमें सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट। अगले पे आ जाओ। द प्लान इज टू लाई द फाउंडेशन ऑफ द न्यू अपार्टमेंट इन अक्टूबर, बट सम टाइम वी यूज स्लिडन। अरे भाई मत यूज क्या कर बेवकूफ है क्या? हाँ? अगला देखो, कमल वॉज डैश बाय द नॉइजी स्ट्रीट एंड चेक्ड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। अब देखो यहां पर एक वर्ब हमने यूज किया टू लाई। इन्फिनेटिव बनाया, तो इन्फिनेटिव बनाते तो टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा था फाउंडेशन। हालांकि अब ये जो वर्ब्स हैं इनके डिफरेंस में आगे आपको खुद भी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन अभी अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो थोड़ा समझना। देखो एक हमारे पास वर्ब होती है बच्चे लाई, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, और ये रेगुलर वर्ब होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लाइड और थर्ड फॉर्म होती है लाइड, इसका मतलब है झूठ बोलना। फिर एक लाई वर्ब होती है, वो वर्ब ऑफ स्टेट होती है, उसका मतलब होता है पड़ा हुआ होना, गिरना। ठीक है, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है ले। फिर एक तीसरी वर्ब होती है हमारे पास ले, जिसका मतलब होता है किसी चीज को कहीं पर रख देना, डाल देना, पुट कर देना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड फॉर्म होती है लेड। तीनों वर्ब्स आपने कभी न कभी पढ़ी सुनी ही होंगी सबने। गुड मॉर्निंग बच्चे, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आपने ये वर्ब्स कभी न कभी पढ़ी सुनी ही होंगी। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है बच्चों, कि ये जो लाई वर्ब है और ये जो लाई वर्ब है, मतलब ये जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक है, ये वर्ब ट्रांसिटिव होती है। इस लाई का मतलब है झूठ बोलना, ये रेगुलर वर्ब है। इस लाई का मतलब है कहीं पे पड़ा हुआ होना, गिरना, ये रेगुलर वर्ब है। वो रेगुलर वर्ब है, उसकी तो सेकंड और थर्ड फॉर्म डी ऐड करके बन जाएंगी, लाइड लाइड। इसके लिए ले और लेन लिखना पड़ता है, लेन गलती से लिख रहा था और मैंने ले ही लिख दिया, देखो। ठीक है, तो ये लाई ले लेन होता है। ये दोनों ही वर्ब इंट्रांसिटिव हैं, झूठ बोलने वाले मीनिंग में, पड़े हुए वाले मीनिंग में भी। ठीक है, ये जो ले वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड फॉर्म होती है लेड। एक छोटी सी बात और ध्यान देनी है, क्या कि जब भी हम कभी इन्फिनेटिव बनाते हैं तो टू के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान देना है कि इन्फिनेटिव में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। तो ये हमने इन्फिनेटिव बनाया तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और कैसी वर्ब लिखेंगे यहाँ पर? ट्रांसिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा आगे। अब ध्यान से देखो, ये जो लाई वर्ब है ये तो ट्रांसिटिव होती नहीं है, दोनों में से किसी भी मीनिंग में ट्रांसिटिव नहीं होती। ट्रांसिटिव ये ले वर्ब होती है, तो उस लाई को हटाओ वहां से और ले लिखो। तो लिखो द प्लान इज टू ले द फाउंडेशन। ले द फाउंडेशन का मतलब नींव रखना।
ठीक है, किसी चीज की स्थापना करना। तो आंसर आ जाएगा द प्लान इज टू ले द फाउंडेशन ऑफ द न्यू अपार्टमेंट इन अक्टूबर। तो ये जो बच्चे तीनों वर्ब्स हैं ना, इनकी फॉर्म्स, इनके मीनिंग, कौन ट्रांसिटिव कौन इंट्रांसिटिव, आपको याद रखना है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगले पढ़ो। कमल वॉज डैश्ड बाय द नॉइजी स्ट्रीट एंड चेक्ड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। अब यहाँ पे एक वर्ब हमें दिया अवेक। अब आपको दो चीजें ध्यान देनी है कि जो अवेक वर्ड है ना बच्चे, अवेक, ये वर्ब भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो जब ये एडजेक्टिव होता है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव में फॉर्म्स तो होती नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये वर्ब होता है तो इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं? इसकी फर्स्ट फॉर्म तो यही होती है जो लिखा हुआ है अवेक, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है अवोक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है अवोकन। ठीक, अब ये बात आपको ध्यान देनी है कि अवेक वर्ड जो है ये वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। जब एडजेक्टिव होता है तब तो फॉर्म्स होंगी नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव्स में डिग्रीज होती हैं, फॉर्म्स तो होती नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ब होता है तो ये इरेगुलर वर्ब है। इसकी फॉर्म्स देखो क्या होती हैं, अब एक बेस फॉर्म हो गई, अवोक सेकेंड फॉर्म हो गई, अवोकन थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये होता है अवेक, अवोक, अवोकन एज ए वर्ब, और एज एन एडजेक्टिव तो फॉर्म होती ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, कमल वॉज डैश बाय द नॉइजी स्ट्रीट्स एंड चेक्ड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। तो यहाँ पे हमने अवेक लिखा। ठीक है, अब चूंकि हमें वर्ब चाहिए, और यहाँ पे देखो ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बाय द नॉइजी स्ट्रीट्स ये डूअर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर एक पैसिव वर्ब की जरूरत है। कमल ने किसी को नहीं जगाया, कमल जग गया है, सो वी नीड अ पैसिव वर्ब हियर। तो हमें यहाँ पे कैसी वर्ब चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए एक पैसिव वर्ब। पैसिव वर्ब बनाओगे तो बी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो अब एक वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अवोकन। तो लिखो अवोकन। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है कई बार तुम्हें, तो मैं पहले से ही बता देता हूं कि जिससे आगे कभी ऐसी सिचुएशन मिले तो आप कंफ्यूज ना हो, उसका ध्यान रखना है। क्या, मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दूं, व्हेन ही अराइव्ड I was awake। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, when he arrived I was awake, बताओ ये सही है गलत? जैसे आपने देखा हमने यहाँ पे लिखा कमल was awoken, तो was के साथ हमने awoken लिखा। ठीक है, यहाँ पे was के साथ हमने awake लिखा, तो ये सही है गलत? अब ये ध्यान रखने वाली बात क्या, कि जो awake हमने लिखा है ये एडजेक्टिव है, ये जो was है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये आई सब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा है ना, जो आपको वीओडी फॉर्मेट में न्यू फंडामेंटल्स दिए गए हैं, जो हमने लेटेस्ट अपने फंडामेंटल्स रिकॉर्ड करे, वो आपको सबको मिले हैं पढ़ने के लिए, आपने उनके नोट्स भी बनाए, उनकी हमने प्रैक्टिस भी की पिछली क्लासेस में। तो ये जो अवोक हमने लिखा है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम वर्ब के बाद में कोई ऐसा वर्ड लिख दें जो वर्ब को नहीं, वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर या डिस्क्राइब करता हो, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो अवोक अवेक हमने लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये एडजेक्टिव है। तो यहां पे वॉज लिंकिंग वर्ब है, यहां पर वॉज हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, कोई पर्सन होगा। ठीक है, व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, आई वॉज अवेक, तब मैं जगा हुआ था, मतलब मैं आई वॉज नॉट अस्लीप। ये जो अवोक होता है ना ये ऑपोजिट ऑफ अस्लीप होता है। अस्लीप होता है ना, अस्लीप एडजेक्टिव होता है, वो वर्ब होता ही नहीं है, उसका मतलब होता है सोया हुआ होना। अवेक का मतलब होता है जगा हुआ होना। तो व्हेन ही अराइव्ड आई वाज अवेक, जब वो आया तब मैं जगा हुआ था। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे वॉज के साथ हमने अवोकन लिखा, यहाँ पे वॉज के साथ हमने अवेक लिखा। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, क्या है अवेक क्या है अवोकन। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव भी होता है वर्ब भी होता है, ध्यान देना। वर्ब स्टेट को रेफर करती है, सॉरी वर्ब जो होती है वो एक्टिविटी को रेफर करती है, एक्शन को रेफर करती है, एडजेक्टिव स्टेट को रेफर करता है। यहां पर हम आई की स्टेट बताना चाह रहे हैं कि सोया हुआ था, जगा हुआ था। यहां पर हम एक्शन को रेफर कर रहे हैं जो स्टेट के द्वारा किया गया, नॉइजी स्टेट, शोरगुल वाला मतलब शोर था उसकी वजह से जग गया। तो यहाँ पे हमें एक एक्शन को रेफर करना है तो हमने वर्ब यूज किया, यहाँ पे स्टेट को रेफर करना तो एडजेक्टिव यूज किया। तो ये अवेक अवोकन का डिफरेंस याद रखना। बाकी आने वाली क्लासेस है उनमें भी हम सीखते रहेंगे, अभी तो आज ये पहली क्लास ही है वर्ब की। ठीक है, तो आज हमने ये स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक है। आगे वर्ब के फीचर्स हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनके एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस ध्यान ही रखने की
ना वो भूले ना, ठीक है। अब उसको तुम रोकर हंसकर गाकर कैसे पढ़ोगे, एक बार नोट्स बनाओगे, 2 बार नोट्स बनाओगे, रिवीजन 4 बार करोगे, वो आपको करना है। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ रहूंगा, लेकिन भैया करना तुम्हें ही है, ठीक है। आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू, मैं आपको असिस्ट करने के लिए हूँ, करना सब कुछ आपको ही है, मैं आपकी जगह पे नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको ये जो सारी चीजें पढ़ाई बताई जा रही है, इनके बढ़िया से नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। आगे आ जाओ। हैज ही इंटेंशनली वोर दोज रिडिकुलस क्लॉथ्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द पीपल टू हिमसेल्फ, फाइंड द एरर। नेवर हैविंग बीन इल हिमसेल्फ, माय अंकल हैज नेवर अ सिंपैथेटिक अटेंडेंट। यहां पे बी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, उसमें पता करना है क्या गड़बड़ हमसे हो गई है। तो देखो, ये हमने हैज हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो ये हैज हेल्पिंग वर्ब है। अब हैज हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हैव की फॉर्म्स जो होती हैं वो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो परफेक्ट टेंस में हमें थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, तो थर्ड फॉर्म में लिखनी है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ब है वेयर, इसकी सेकेंड फॉर्म है वॉर, थर्ड फॉर्म है इसकी वॉर्न, वेयर वॉर वॉर्न, ठीक। तो हमें अगर थर्ड फॉर्म लिखनी है तो थर्ड फॉर्म तो ये है, ये तो हमने लिख रखी है सेकेंड फॉर्म है, हैज के साथ सेकेंड फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो ये लिख दो। तो जो वेयर वर्ब है उसकी फॉर्म हमें याद रखनी, वेयर वॉर वॉर्न। नेक्स्ट में आ जाओ। नेवर हैविंग बीन इल हिमसेल्फ, माय अंकल हैज नेवर डैश अ सिंपैथेटिक अटेंडेंट। यहां पर आप देखोगे हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में, ठीक है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो जिस वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है वो वर्ब है बी। अब बी बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब जब हम पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अभी आज हम केवल वर्ब के फॉर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जो बी वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म देखो क्या क्या होती है। एक तो ये बी खुद भी बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म भी फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो ये भी है, इज है, आर है, एम है। तो बी इज एम आर ये सब बी की फॉर्म्स हैं। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, इसकी सेकेंड फॉर्म में वॉज, वर, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है बीन, और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या है, बीइंग। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो बी वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म है बीइंग, थर्ड फॉर्म है बीन, सेकेंड फॉर्म है वॉज एंड वर, और फर्स्ट फॉर्म्स हैं बी, इज, आर, एम। ये इनमें से बी बेस फॉर्म है, बाकी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की फॉर्म है, एम की वर्ब आई है और बाकी के साथ आर। तो यहां पर है इसका थर्ड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो हम लिखेंगे नेवर हैविंग बीन इल हिमसेल्फ, माय अंकल हैज नेवर बीन अ सिंपैथेटिक अटेंडेंट, ठीक है। खुद कभी बीमार नहीं रहे, इसीलिए मेरे अंकल जो है कभी भी सिंपैथेटिक अटेंडेंट नहीं रहे, मतलब वो सिंपैथाइज नहीं कर पाते बीमार व्यक्ति के साथ में, क्योंकि उन्होंने कभी खुद वो एक्सपीरियंस नहीं लिया। The naughty boy was leaning out of the window and almost fallen out. The company has dashed thousands of dollars updating their company system. इस सेंटेंस में आ जाते हैं। The boy was leaning out of the window, कि जो लड़का था वो खिड़की से बाहर की तरफ झुका हुआ था, ठीक है। पास्ट टेंस की बात हो रही तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो हमें यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है। अब हमारे पास वर्ब होती है फॉल, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल, थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। फिर एक वर्ब होती है हमारे पास फेल, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी फेल्ड, ठीक है। फिर एक वर्ब होती है बिफॉल, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बिफेल, और थर्ड फॉर्म होती है बिफॉलन। अब तीन वर्ब्स हैं, इनको हमें थोड़ा सा समझना है कि भाई ये क्या है। फॉल, फेल, ठीक है, और बिफॉल। ये जो वर्ब है फॉल, इसका मतलब है गिरना, इर्रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है फेल और फॉलन। ये जो फेल है इसका मतलब है गिराना, ये डूइंग वर्ब है और ट्रांसिटिव भी होती है, इसका मतलब है गिराना। और ये रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड, ठीक है। वो ये रेगुलर है, ये रेगुलर है। फिर एक वर्ब है बिफॉल। अब जैसे ये आप देख रहे होगे कि ये फॉल वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है।
तो जिस तरीके से फॉल इरेगुलर वर्ब है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म फेल फॉलन होती है, वैसे बिफॉल भी इरेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिफेल और बिफॉलन होती है। जैसे फॉल फेल फॉलन होता है, वैसे बिफॉल बिफेल बिफॉलन हो जाता है। ठीक है, फॉल का मतलब है गिरना, ठीक, फेल का मतलब है गिराना, फेल्ड फेल्ड, जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। बिफॉल का मतलब होता है किसी के साथ में कुछ दुखद होना, कुछ बुरा होना। ठीक है, प्लेग बिफेल द सिटी। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा हमने फॉलन लिख रखा है, फॉलन वर्ब के थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी आती भी नहीं है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान देनी है कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, यहां पर एक बेसिक बात मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई वर्ब होती है, तो अगर हम उसकी फॉर्म्स को देखें, तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक वर्ब ले ली ईट। ईट वर्ब की बेस फॉर्म है, एक वर्ब की हो गई बेस फॉर्म। एक वर्ब की हो गई थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म जिसमें एस ई एस ऐड होता है। एक वर्ब की हो गई सेकेंड फॉर्म, एक वर्ब की हो गई थर्ड फॉर्म। ठीक है, और एक हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एग्जांपल अगर मैं इसके सामने लिख दूं, तो जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा ईट, तो ये बेस फॉर्म है। फिर हमने लिखा ईट्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। फिर हमने लिखा एट, ये सेकेंड फॉर्म है। फिर हमने लिखा ईटन, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और फिर हमने लिखा ईटिंग, ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, वो विद और विदाउट हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से यूज होती है, विद और विदाउट। ऑक्सिलरीज में लिख रहा हूं, ऑक्सिलरीज का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक, वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म होती है जिसमें एस ई एस लिखा होता है, वो हमेशा विदाउट ऑक्सिलरीज यूज होती है। विदाउट ऑक्सिलरीज मतलब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं यूज होती। वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है विदाउट ऑक्सिलरीज, वो हमेशा ही बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होती है। सेकेंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं यूज होती है। जो एक मिनट, ये तो हम एक साथ ही लिख सकते थे, रुक जाओ एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ना हम टाइम बचा सकते हैं। टाइम क्या, एफर्ट्स एक्चुअली बचा सकते हैं, टाइम तो उतना नहीं लग गया लगभग। विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स, विदाउट ऑक्सिलरीज। ठीक है, और विद ऑक्सिलरीज। ये मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की नहीं, जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स की बात नहीं हो रही यहां पे, ध्यान रखना। तो आपको सीखना ये है कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ईट है, गो है, टेक है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ भी यूज करते हैं और बिना भी हेल्पिंग वर्ब्स के यूज करते हैं, दोनों तरीके से यूज होती हैं। लेकिन जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और थर्ड पर्सन की सिंगुलर फॉर्म होती है, वो हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होती है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं यूज होती है। लेकिन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, मेन वर्ब हो, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होती है। बेसिक सी बात है, आप सबको पहले से भी पता होगी, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिया तो अच्छे रहेगा। तो ये जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वो कौन सी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है, कौन सी बिना हेल्पिंग वर्ब की यूज होती है, हमें ध्यान रखना है। अभी जो हमने फॉलन लिखी ना, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिखी जाती है, वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखी जाती। तो अगर थर्ड फॉर्म लिख रहे हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो। लेकिन जिस तरीके से सेंटेंस है, तो हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो फॉलन तो सेकंड फॉर्म होती नहीं है, फेल सेकंड फॉर्म होती है, वो लिखो। तो आंसर हो गया फेल। ठीक है, अगले पे आ जाओ। द कंपनी हैज डैश थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अपडेटिंग देयर कंपनी सिस्टम्स। ठीक, अब यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तो इसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। वर्ब हमें दे रखी है स्पेंड। स्पेंड जो है वो एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। स्पेंड जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो स्पेंट और स्पेंट होती है। तो लिख दो थर्ड फॉर्म स्पेंट, ये रहा आंसर। नेक्स्ट पे जाओ। द यंग बॉय फेल्ड अनकंट्रोलेबली सैड दिस मॉर्निंग एज ही लेफ्ट द हाउस। अब दिस मॉर्निंग लिखा हुआ तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो हमने लिख भी रखी है। ठीक है, अब बताओ सही है गलत है। यहां पर हमें बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो
इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे बिकम की थर्ड फॉर्म लिखनी है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, अभी जो बिकम वर्ब है ये भी हमारी इरेगुलर वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, मतलब बेस फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, तो थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो ये जो बिकम है ये थर्ड फॉर्म भी है, तो हम इसी को लिख देंगे। इट हैज बिकम ऑब्वियस दैट हिज कलीग्स डोंट लाइक हिम एनीमोर। अगले में द यंग बॉय फेल्ड अनकंट्रोलेबली सैड। अब आपको एक चीज सीखनी है कि अभी हमने फॉल और फेल वर्ब्स पीछे पढ़ी हैं, ये पढ़ी ना यहाँ पर, तो फॉल है, फेल है, बिफॉल है, ये वर्ब्स हमने पढ़ी। इनमें से कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं है, लेकिन एक वर्ब होती है हमारे पास फील। ये जो वर्ब है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट, थर्ड फॉर्म होती है फेल्ट। ठीक, ये जो वर्ब है हमारी, ये एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब दोनों होती है। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो आपने बेसिक्स के फंडामेंटल्स में पढ़ी भी हैं, आगे भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ब भी होती है, लिंकिंग वर्ब भी होती है। फील, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फाइट, फाइट। अब आपको देखना क्या है कि ये जो हमने एग्जांपल लिख रखा है, यहां पर हमने लिखा अनकंट्रोलेबली सैड, तो ये जो अनकंट्रोलेबली सैड हमने लिखा है ये एडजेक्टिव है, सैड वर्ड एडजेक्टिव है, और बाकी वो उसका एडवर्ब है। एडजेक्टिव्स जिन वर्ब्स के बाद में भी लिखे जाते हैं वो लिंकिंग वर्ब्स ही होती हैं। एडजेक्टिव्स लिंकिंग वर्ब्स के बाद ही लिखे जा सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो वर्ब लिंकिंग होगी तभी आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, नहीं तो क्यों लिखोगे। तो यहां पर हमें एक लिंकिंग वर्ब की जरूरत है। एक मिनट बच्चा, तो हमें यहां पर एक ऐसी वर्ब की जरूरत है जो लिंकिंग वर्ब हो। अब लिंकिंग वर्ब ये जो हमने लिखी है फेल्ड, वो तो होती नहीं, वो तो एक्शन वर्ब है, तो उससे मिलती जुलती है वर्ब होती है फील, ये लिंकिंग वर्ब भी होती है, एक्शन वर्ब भी होती है। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फेल्ट, तो हमें यहां पे लिखना चाहिए फेल्ट। द यंग बॉय फेल्ट अनकंट्रोलेबली सैड, मतलब उसने फील किया, दुख ही फील किया, मतलब उसने फील सैड फील किया, आई फील सैड, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ब्स के बाद लिखे जाते हैं, तो अगर किसी वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखा है तो आप समझ जाना ये वर्ब लिंकिंग है, ठीक है। तो ये जो फील है लिंकिंग वर्ब होती है, ये एक रेगुलर वर्ब है, इसके सेकंड थर्ड फॉर्म फेल्ट, फेल्ट होती है, तो हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत है, हमने फेल्ट लिख दिया। अगला एग्जांपल देखो, as soon as it saw us the bird flown away and disappeared in the woods. The rain dashed down incessantly on the tin roof last night. यहां पर एक वर्ब हमने यूज किया फ्लोन, ठीक है। अब यहां पे लिखा है एज सुन एज इट सॉस, तो एज सुन एज जो होता है ये कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है, इसके साथ लिखी गई जो क्लॉजेज होती हैं वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज ऑफ टाइम होती हैं। यहाँ पे जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ टाइम है इसमें हमने पास्ट टेंस लिख रखा है, तो इसका मतलब ये जो टाइम है वो पास्ट का है। अगर ये टाइम पास्ट का है तो जिस इवेंट का ये टाइम है वो इवेंट भी पास्ट का होगा, पास्ट का होगा तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ती है, तो आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, ठीक है। चलो, अब वर्ब है फ्लो, सॉरी फ्लाई, इसकी सेकेंड फॉर्म है फ्लू, थर्ड फॉर्म है इसकी फ्लोन। एक वर्ब है फ्लो, उसकी सेकेंड फॉर्म है फ्लोड, थर्ड फॉर्म भी है फ्लोड। अभी दो वर्ब्स हैं, आप इन्हें देखें। फ्लाई एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लू, फ्लोन। फ्लो एक रेगुलर वर्ब है जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोड, फ्लोड। फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, फ्लो फ्लोड फ्लोड होता है। फ्लाई का मतलब है उड़ना, उड़ाना भी हालांकि होता है, ठीक है, दे वर फ्लाइंग काइट्स। तो फ्लाई का मतलब उड़ना भी है उड़ाना भी है, दोनों ही मीनिंग में उसकी फॉर्म सेम रहती है, फ्लाई फ्लू फ्लोन। फ्लो का मतलब है बहना, जैसे कोई लिक्विड वगैरह ना फैलता है, स्प्रेड होता है, तो उसको कहते हैं फ्लो करना। उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोड, फ्लोड। तो फ्लो जो है वो रेगुलर है, फ्लाई इरेगुलर है, ठीक। अब हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ट्रांसिटिव वर्ब की चाहिए, इंट्रांसिटिव वर्ब की चाहिए, उड़ना वाला मीनिंग चाहिए, बहने वाला मीनिंग चाहिए। तो हमें पता पक्षी की बात हो रही, तो पक्षी फ्लो तो करता नहीं, फ्लाई करता है, तो हमें इस वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू। तो यहाँ पे फ्लोन हटाओ जो कि थर्ड फॉर्म है, और उसकी जगह लिखो फ्लू। As soon as it saw us, the bird flew away. Next देखिए, the rain dashed down incessantly on the tin roof last night. अब हमें यहां पर यूज करना है बीट वर्ब की सेकंड फॉर्म को।
अब कैसे पता सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है, क्योंकि लिखा है यहाँ पे लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो टाइम है वो पास्ट है, तो अगर टाइम पास्ट है तो जिस टेंस का ये टाइम है वो टेंस भी पास्ट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। तो अब हमें बीट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो देखो बीट जो वर्ब है, बीट का मतलब धड़कना भी होता है, पीटना भी होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बीट, थर्ड फॉर्म होती है बीटन। तो ये इर्रेगुलर वर्ब है, बीट बीट बीटन, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे द रेन बीट, यही है सेकंड फॉर्म, ध्यान देना कंफ्यूज मत हो जाना, फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है, ठीक है। द रेन बीट डाउन इंसेसेंटली ऑन द टिन रूफ लास्ट नाइट। अगले में आ जाओ। quarrel is only over when both sides can forgive and forget। कैन मॉडल है हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने दो वर्ब लिखी हैं, दोनों को एंड से जोड़ रखा है, एक वर्ब है फॉरगिव और एंड कंजंक्शन से एक दूसरी वर्ब भी जोड़ रखी है फॉरगेट। तो हमें पता है अगर ये दोनों वर्ब हमने कैन मॉडल के साथ जोड़ रखी हैं तो दोनों फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। भाई इनकी हेल्पिंग वर्ब कॉमन है दोनों वर्ब की, तो ये दोनों वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि कैन मॉडल है, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉरगिव जो वर्ब है उसकी फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन होती है, पता ही होगा आपको। फॉरगिव फॉरगिव और फॉरगिवन, जैसे गिव गिव गिवन होता है वैसे हो जाता है, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन, ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। अच्छा फॉरगेट जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म है फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगॉटन। तो हमें पता है कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म ने फॉरगिव लिखी है तो ठीक है, लेकिन ये फॉरगॉट तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो सेकंड फॉर्म है, तो ये गलत है, इसको करो फॉरगेट। क्वारल इज ओनली ओवर, कोई भी झगड़ा तभी खत्म होता है जब दोनों साइड उस बात को भूल जाएं और माफ कर दें। मान लो अगर किसी के मन में रह जाए वो बात और माफ ना कर पाए तो इसका मतलब झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ, दब गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फॉरगिव की फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव है और वहां पे फॉरगेट है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। द रेफरी डैश हिज विशल आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक वाज ओवर। तो यहां पर हमें क्या लिखा, आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक वाज ओवर, हाफ टाइम जो ब्रेक था वो ओवर हो गया उसके बाद, तो हाफ टाइम ब्रेक कब ओवर हुआ, पास्ट में, तो क्या हुआ पास्ट में हमें वो बताना है। तो जो हमें पास्ट में हुई घटना बतानी होती है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ती है। अब जिस वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ती है पढ़नी है यहाँ, वो है ब्लो। ब्लो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू, थर्ड फॉर्म होती है ब्लोन, ब्लो ब्लू ब्लोन, तो सेकंड फॉर्म चाहिए तो ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है when it was obvious the company was going bankrupt the government ordered all their assets to be freezed, he turned on the light and dashed to read the novel। आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़िए, डाउट वगैरह बेटा क्लास के स्टार्ट में पूछा करो, मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूं कि जैसे जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में मैं आपको 4-5 मिनट का समय देता हूं कि आपको अपनी पिछली जो हमारे लेक्चर्स में उनसे रिलेटेड कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेरी है तो पूछ लिया करो। Once the class has started, then you have to focus on the content being taught in the class. Then don't try to distract yourself or me। तब फिर लाइन पर रहिए, जब एक बार पढ़ाना शुरू कर दिया ना तो फिर जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। डाउट पूछना है, कंफ्यूजन है तो मैं रोज ही कहता हूँ भाई डाउट पहले पूछ लो, आपको पूछना बताना है पूछ बता लो, फिर मैं पढ़ाना अपना शुरू करूंगा। बट वंस व्हेन आई हैव स्टार्टेड टीचिंग माय कंटेंट तब फिर आपको उसी के साथ आगे बढ़ना है, फिर बीच में इधर उधर की बात नहीं करनी। आदत सुधारने में दिक्कत होगी लेकिन सुधार लोगे, मुझे ये पता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप में सुधरने की गुंजाइश भी नहीं होती ना तो आप इस बैच में नहीं होता, मुझे पता है कि मेरे पास कौन से बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक। तो कोशिश करो, हो जाएगा। अभी जो हमने लिखा है when it was obvious the company was going bankrupt the government ordered all their assets to be freezed, तो यहां पर आप देखोगे ये जो हमने टू बी फ्रीज लिखा है ना ये इन्फिनिटिव है, लेकिन ये इन्फिनिटिव पैसिव है। तो जब हम पैसिव इन्फिनिटिव लिखते हैं तो उसकी फॉर्म होती है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म,
ठीक है, तो ये जो फ्रीज है ये थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब एक वर्ब होती है फ्रीज, जाम कर देना, जाम हो जाना, ठीक है, तो फ्रीज वर्ब होती है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फ्रोज, थर्ड फॉर्म होती है फ्रोजन। तो जो हमने फ्रीज लिखी है गलत है, इसको लिखो फ्रोजन। ठीक है, अगले पे आ जाओ। He turned on the light and dashed to read the novel. उसने लाइट्स को टर्न ऑन किया, मतलब ऑन कर दिया लाइट्स को, और उसके बाद अपना पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, क्योंकि सीक्वेंस में वो इवेंट्स हैं, दोनों सीक्वेंस में वो इवेंट्स हैं, एक के बाद एक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होगा। तो जो बिगिन वर्ब है बच्चे, वो जो हमें ब्रैकेट में लिखी ना बिगिन वर्ब, इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई बिगिन और थर्ड फॉर्म हो गई बिगन। तो हमें यहां पे सेकेंड फॉर्म लिखनी है, तो सेकेंड फॉर्म होती है बिगिन, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, It surprises everyone to know that he has swum with sharks, sat on elephants and rode on dolphins. Correct this statement if it contains any error. ठीक है, The metal bars were, bars का मतलब बेड़ियां, जैसे जो रॉड्स होती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। The metal bars were dashed and twisted into a variety of shapes. पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहां पे हमने वर लिखा है, ठीक है, वर बी की फॉर्म है। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान देनी है कि जब हम कभी बी की कोई फॉर्म यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर हम बी की किसी फॉर्म का यूज करें इंग्लिश में एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया, एक मिनट, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर हम कभी बी की किसी फॉर्म का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब करें, तो उसके साथ जो हम मेन वर्ब लिखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब तो फिर लिखनी ही पड़ेगी, तो जो उसके साथ हम मेन वर्ब लिखेंगे वो या तो आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में होगी, ठीक है। अब वो जो आईएनजी फॉर्म में होगी या थर्ड फॉर्म में होगी, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि आपको वर्ब एक्टिव वॉइस की चाहिए या पैसिव वॉइस की। तो अगर आपको एक्टिव वॉइस की वर्ब चाहिए तो आप बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करके कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओगे। अगर आपको पैसिव वॉइस की जरूरत है तो आप बी के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखोगे। तो बी की जो फॉर्म्स होती हैं, अगर वो हेल्पिंग वर्ब का काम करें, बी की फॉर्म्स का मतलब है एम आर वॉज वर बीन बिंग, तो उनके साथ मेन वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब लिखा है, तो इसके बाद या तो आप थर्ड फॉर्म लिखोगे हेल्पिंग, या फिर आईएनजी फॉर्म लिखोगे, थर्ड फॉर्म लिखोगे तो पैसिव बनेगा। तो अब देखो मेटल बार्स हैं वो बेंड करेंगे किसी चीज को, या कोई मेटल बार्स को बेंड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल बार्स जो है वो तो बेंड नहीं करेंगे, उनको कोई और करेगा। तो हमें यहाँ पे वर्ब को पैसिव बनाना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो एक तो हमने वर्ब को सब्जेक्ट से रिलेट करके देख लिया कि हाँ भाई सब्जेक्ट डूअर नहीं है, डूअर कोई और होगा, तो हमने पैसिव वॉइस बनानी है तो थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। नहीं तो ध्यान से देखो, एंड के बाद हमने वर्ब लिख रखे ट्विस्टेड। आप पता नहीं जान पा रहे हो या नहीं जान पा रहे हो, लेकिन ये भी थर्ड फॉर्म में है, तो आप वैसे भी जान सकते थे कि थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो जब थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो बेंड की थर्ड फॉर्म होती है बेंट। तो जो बेंड वर्ब है ना बच्चे, ये इरेगुलर वर्ब है, और इसकी सेकंड फॉर्म बेंट और इसकी थर्ड फॉर्म भी बेंट होती है, मोड़ना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर आप देखोगे हैज हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, और इसके साथ एक हमने वर्ब लिखी है स्वम, जो कि थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। फिर हमने एक और वर्ब लिखी है सेट, वो भी थर्ड फॉर्म में है। फिर एक वर्ब हमने और लिखी है, वो भी थर्ड फॉर्म में आनी चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कॉमन है। तो आप देखोगे तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इन तीनों वर्ब्स के लिए कॉमन हमने लिख ली है। तो इन तीनों वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो भी कॉमन है, ठीक है, और इन तीनों वर्ब्स की जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कॉमन है। सब्जेक्ट इनका कौन है? ही सब्जेक्ट है, कॉमन है तीनों वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, वो भी कॉमन है तीनों वर्ब की। अब हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो स्विम जो वर्ब होती है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है स्वयं, थर्ड फॉर्म होती है स्वम, तो ये थर्ड फॉर्म हमने स्वम लिखी है, ठीक है। सिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है सेट, थर्ड फॉर्म भी होती है सेट, तो वो जो हमने लिखी है वो भी सही है। फिर आगे राइट वर्ब,
राइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है रोड, थर्ड फॉर्म होती है रिडन। तो ये तो हमने थर्ड फॉर्म नहीं लिखी, तो सेकेंड फॉर्म लिख दी, ये गलत है। RIDDEN, रिडन। तो लिखो, इट सरप्राइजेस एवरीवन टू नो दैट ही हैज स्वम विद शार्क्स, सैट ऑन एलिफेंट्स एंड रिडन ऑन डॉल्फिन। कि ये सबको जानकर आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है? कि उसने शार्क के साथ में तैराकी की है, शार्क के साथ में उसने स्विमिंग किया है, एलिफेंट्स के ऊपर सवारी की है, ठीक है, और डॉल्फिन्स को राइड किया है। तो यहां पे आ जाएगा रिडन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान देना, वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड है, बेसिक पहली हमारी क्लास है वर्ब की। तो हम बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं हम चाहते हैं वो भी गलत ना हो हमसे कभी पेपर में, अगर आए हैं आते ही है, गलतियां भी इनसे रिलेटेड होती हैं। तो ये बेसिक चीजें भी हमारी एकदम ओके रहे। आगे देखिए, इफ आई वर यू आई वुड हंग दैट एक्सपेंसिव स्वेटर ऑन द लाइन एंड लेट इट ड्रिप ड्राई। अ फॉरेन कलेक्टर हैज डैश रुपीज 5 लाख फॉर द रेयर पोर्ट्रेट। अब देखो, यहां पर वुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है ना, तो मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर हमें वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी है, हमने हंग लिख रखा है। अब होता क्या है कि एक वर्ब होती है हमारे पास हैंग, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हंग, थर्ड फॉर्म होती है हंग। आप देखकर जान गए होंगे कि ये वर्ब इरेगुलर है, हंग हंग हंग। इसका मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे टांग देना, लटका देना, सस्पेंड कर देना, ठीक है। फिर इसी वर्ब की एक रेगुलर फॉर्म भी होती है, उसमें इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है हैंग्ड, थर्ड फॉर्म हो जाती है हैंग्ड। अब आप देखोगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ब है, ये रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है, ठीक है। हैंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैंग्ड भी होती हैं, तब फिर ये वर्ब रेगुलर है। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हंग भी होती है, तब ये वर्ब इरेगुलर है। तो इसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जब ये रेगुलर वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है किसी चीज, मतलब किसी को फांसी लगा देना, एग्जीक्यूट कर देना, या फांसी लगा लेना या लगा देना, हैंग्ड का मतलब फांसी। लेकिन जब ये रेगुलर होती है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग होती है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे टांग देना, सस्पेंड कर देना, लटका देना। अब वो अपने क्वेश्चन पर, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हंग दैट एक्सपेंसिव स्वेटर ऑन द लाइन, तो मैं इसको रस्सी पे टांग देता। तो हमें ये इरेगुलर मीनिंग वाला मतलब फॉर्म चाहिए। तो हमें यहाँ पर कौन सी फॉर्म चाहिए? जो इस वर्ब की इरेगुलर मीनिंग वाली फॉर्म है, हमें उसकी जरूरत है, हमें इरेगुलर मीनिंग वहां पे चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब इरेगुलर तो हंग भी होता है, लेकिन चूंकि वुड मॉडल है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म तो हंग है नहीं, तो यहां से ये हटाइए और हैंग लिखिए। तो ये बात आपको ध्यान देनी कि हैंग वर्ब रेगुलर इरेगुलर दोनों होती है। रेगुलर फॉर्म में उसकी ये होती है, रेगुलर फॉर्म्स ये हैं, इरेगुलर फॉर्म्स ये। आगे बढ़िए, अ फॉरेन कलेक्टर हैज डैश ₹5 लाख फॉर द रेयर पोर्ट्रेट। अब यहां पर आप देखोगे हमने वर्ब लिखी है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है हैज, तो हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हमें किस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी? बिड वर्ब की। अब आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जो बिड वर्ब होती है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बेड और थर्ड फॉर्म होती है बिडन, बिड बेड बिडन, ठीक है। फिर इसी वर्ब की एक सेकेंड फॉर्म होती है बिड और थर्ड फॉर्म भी होती है बिड। अब ये जो दोनों तरीके से हमने इसकी फॉर्म्स बनाई हैं, तो दोनों ही जगह ये वर्ब इरेगुलर है, बिड बेड बिडन में भी, बिड 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 में भी, दोनों जगह इरेगुलर है। लेकिन आप देख रहे हो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग है, तो वो मीनिंग अलग अलग है, वो आपको समझना है। जब बिड का मतलब होता है किसी से कुछ करने के लिए कहना, ऑर्डर करना, ठीक है, तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है बेड और बिडन, बिड बेड बिडन। इसका मतलब है किससे कुछ करने के लिए कहना, ऑर्डर करना। एक वर्ब बनती है इसी से रिलेटेड जो होती है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से मना करना, नॉट अलाउ, अलाउ नहीं करना। तो फॉरबिड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉरबिड, फॉरबिडन। तो वो ये वाला मीनिंग होता है। फिर बिड का मतलब होता है बोली लगाना, कोट अ प्राइस फॉर समथिंग। कोई चीज है जैसे नीलामी में, तो उसके लिए बोली लगाना, कोट अ प्राइस। वहां पे बिड की सेकंड और थर्ड फॉर्म बिड ही रहती है, बिड बिड बिड। तो अब होता है जैसे बिड वर्ब है, इसकी आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई सेंटेंस में मीनिंग क्या रिक्वायर्ड है।
फॉर द मीनिंग यू हैव टू चूज द वर्ब फॉर्म। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इसका मीनिंग क्या। अब पढ़ो अपना सेंटेंस, देखो क्या लिखा हुआ है। अ फॉरेन कलेक्टर हैज डैश रुपीज 5 लाख, तो मतलब उसने बोली लगाई, कोट अ प्राइस। तो यहाँ पे हमें बिड का कौन सा मीनिंग चाहिए, ये वाला मीनिंग। तो इस मीनिंग में इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो बिड ही होती है। फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी बिड ही होती है। तो हम लिख देंगे अ फॉरेन कलेक्टर हैज बिड रुपीज 5 लाख फॉर द रेयर पोर्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं। They had hid microphones in the room to record our conversation. बढ़िया। A host of insects dashed me on the arm last night. अब देखो यहाँ पे लिखा on the arm last night. Last night का मतलब past tense. Past tense का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा had helping verb. Had helping verb का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वहां पर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ पर सेकंड फॉर्म चाहिए। अब देखो ये जो हिड वर्ब है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हाइड, सेकेंड फॉर्म है हिड और थर्ड फॉर्म है हिडन। ये एक इरेगुलर वर्ब है, हिड हिडन। यहां पे जो वर्ब हमने लिखी बाइट, इस बाइट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बिट और थर्ड फॉर्म है बिटन। तो ये इन दोनों वर्ब की फॉर्म्स हैं जो हमें ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म लिखो हिडन। यहां पर आपको सेकेंड फॉर्म चाहिए तो सेकेंड फॉर्म लिखो बिट। तो ये जो वर्ब के फॉर्म्स हैं इरेगुलर वर्ब्स की, ये हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बाकी तो रूल एक्सेप्शन रट्टा मारते घूम रहे हैं, बेसिक पे हमारे कहते तोते उड़े हुए हैं। तो ये जो बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक यूजेस हैं, उनको समझते सीखते हैं। क्योंकि वो क्लियर हो जाते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट्स जो एडवांस्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी हम समझ जाते हैं, दिक्कत नहीं होती। बेसिक्स जिसको क्लियर नहीं होते हैं वो फिर कुछ समझा नहीं पाते, वो तो रट्टा मारते हैं, उनको तो रटना ही पड़ता है, बेचारों की मजबूरी होती है। तो हमें रटने वाली स्थिति ना आए, रूल्स एक्सेप्शंस के पास ना जाना पड़े इंग्लिश सीखने के लिए, तो आपको ये चीजें क्लियर करनी है, ठीक है।